नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आज हम लोग चर्चा करते हैं, कल का ही सत्र हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया को लेकर, गर्भजन्य विषमयता में खास करके कल के सत्र में हमने प्री इक्लैम्सिया और हाइपरटेंशन को लेकर बात की थी। प्री इक्लैम्सिया और शोफ सूजन, खास करके फीटल जो वेट बढ़ जाता है या मतलब जो भी एक विषमय जन्यता होती है, उसके साथ साथ जो पैरों में सूजन आना या शरीर पर सूजन आना ही आमतौर पर एक लक्षण गर्भिणी में देखा जाता है, जिसको गर्भजन्य विषमयता में भी इंक्लूड किया गया है। और दूसरा है वृद्धि, यानी अननेसेसरी वेट बढ़ना, अननेसेसरी शोफ या वेट बढ़ने के कारण भी जिसका दबाव, ओवरऑल जो प्रेशर जो इंक्रीज होता है, इसके चलते कार्डियक जो हमारा आउटपुट है, कार्डियक साइकिल है या हृदय पर भी इसका असर आता है, जिसके साथ साथ गर्भिणी में अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखते हैं। तो यहाँ पर आज के इसमें हम लोग खास करके जो पैरों पे सूजन आती है या कई बार चेहरे पर भी सूजन आ जाती है। सूजन अलग अलग प्रकार के डिसीज में अलग अलग रूप से पाई गई है। जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी की विकृति होती है तो सूजन अलग प्रकार से होती है। हृदयजन्य जो विकृतियां होती है उसमें सूजन अलग प्रकार से होती है। एनीमिया में भी चेहरे पर एक प्रकार की सूजन आती है। तो सूजन का आना तो ठीक है, सूजन whenever there is a accumulation of any type of fluid, it is called as शोफ। शोफ में मुख्य रूप से रस रक्त धातु की वृद्धि, लसिका, वसा या कई बारी कफदोष भी उनके साथ जुड़ा होता है। तो जो भी कुछ फ्लूइड अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल है या जो एक प्रकार से लिम्फ होगा या फिर हम लोग दुष्ट रस कह सकते हैं, वो सारा कहीं पर जाकर अगर अक्यूमुलेट होने लगता है तो इसको हम लोग शोफ कहते हैं। सूजन यहाँ पे कोई जख्म के बाद होने वाली सूजन नहीं है, इट्स नॉर्मल सूजन, जो प्रेशर इंड्यूस्ड सूजन आमतौर पर होती है। पैरों में सूजन तो बहुत ही है, कुछ कुछ महिलाओं में देखा गया है कि 5वें महीने में, 6ठे महीने में ही सूजन आती है। कुछ लोगों की सूजन आने की टेंडेंसी होती है। सूजन आने का मुख्य कारण है आपका जो पोस्चर है, आप बहुत समय के लिए खड़े रह रहे हैं या एक ही पोस्चर में रहते हैं तो सूजन आ सकती है। तो इसीलिए खास करके देखा जाता है कि जब कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि नाइट ट्रैवल करके आए या फिर कुछ ट्रैवल्स में, बस में एक कंटिन्यू बिठाने के बाद भी, बैठने के बाद भी, 8-10 घंटे बैठने के बाद भी उनके पैरों में सूजन आ जाती है। तो फिर क्या होता है, 1-2 दिन में वो सूजन कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी ये सूजन का पैटर्न भी फिजियोलॉजिकली हम लोग मानेंगे, बट क्योंकि इसमें आमतौर पर कुछ रेस्ट करने से, पोजीशन बदलने से, थोड़ा एलिवेशन देने से, पैरों के नीचे थोड़ा तकिया लगाकर बैठने से, सोने से, और थोड़ा हम लोग इसमें मूत्रल द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, बट आमतौर पर जो सूजन है मेरे हिसाब से जो देखी गई है वो अपने आप थोड़ी कम भी होती रहती है। और कुछ पेशेंट में कंटिन्यू सूजन होती है। कंटिन्यू सूजन है तो पेशेंट में आप डायग्नोस या आपको ऑब्जर्व करना है ब्लड प्रेशर को। जैसे कल भी हमने देखा कि ब्लड प्रेशर ही सभी का कारण है, इसके साथ ही ये पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसके साथ मॉनिटर करिएगा ब्लड प्रेशर को, पेशेंट के वेट को। ओवरवेट पेशेंट में आमतौर पर सूजन आती है, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है सूजन आना। ठीक है, तो बस सूजन आई है, अपने आप थोड़ी कम ज्यादा हो रही है तो इट्स ओके, बट कंटिन्यू सूजन है और सूजन के कारण अगर आपको कुछ काम भी नहीं करने आ रहा है, और जैसे कि सारे जो भी लक्षण आपको दिखते हैं, वेट है, बीपी बढ़ा हुआ है, कभी कभार गिडीनेस है, चक्कर आता है, कुछ अलग से भी लक्षण, कॉन्स्टिपेशन है, डिसीरिया है, या यूरिन में कुछ अर्जेंसी है, मूत्र बार बार आना, ये भी कॉमन है। पेशेंट में गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में मूत्र की प्रवृत्ति बढ़ जाती है ड्यू टू द प्रेशर। क्योंकि पोजीशन को देखिए, यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर की पोजीशन को देखेंगे तो यूट्रस की साइज बढ़ जाने के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर पर भी प्रेशर आता है, जिसके साथ भी मूत्र प्रवृत्ति बार बार आने लगती है, फ्लूइड लेवल भी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, इसके साथ साथ ही यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में आता है या बार बार उसको जाना पड़ता है, अर्जेंट फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशंस में यूरिन रूटीन करवाइएगा, प्रोटीन यूरिया, अल्ब्यूमिन यूरिया। जैसे मैंने कल भी समझाया था कि आमतौर पर प्रोटीन, अल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन जैसे जो भी प्रोटीन है ये यूरिन में नहीं पाए जाते हैं, बट जब इसका प्रमाण शरीर में बढ़ जाएगा या प्रेशर आ जाएगा तो ये डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, जिसके साथ यूरिन में एल्ब्यूमिन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे प्रोटीन आपको यूरिन में फाइंड आउट हो गया, इसके साथ हम जो लीवर फंक्शन टेस्ट है LFT भी करवाएंगे, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल भी देखा गया, तो बेस्ट रहेगा कि कितनी मात्रा तक वो बढ़ा है।
बस, और यूएसजी रूटीन हम लोग करवाते, इतना मॉनिटर हम लोग करते हैं तो बेस्ट रहेगा। तो इसके साथ वाले लक्षणों को भी हमें देखना है। अभी आयुर्वेद में प्रेगनेंसी में ये जो लक्षण है इसको कैसे कम किया जाए। सबसे पहले तो गर्भिणी परिचर्या में, और जैसे जैसे आपको लगता है कि पैरों में सूजन आती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किस समय पे, किस रीजन से, किस पोजीशन में कंटिन्यू बैठने के बाद में किस खान पान से सूजन बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कंटिन्यू एक ही पोजीशन में गर्भिणी स्त्री ना रहे, उसको बदल बदल के पोजीशन को बदलने रहना चाहिए। 2-3 घंटे बाद वो पोजीशन बदलते रहे। इसके साथ वो कभी भी बैठती है, लेटती है तो पैरों के नीचे तकिया लेकर वो बैठे। कंटिन्यू ट्रैवलिंग, कंटिन्यू भी जो भी काम भी होगा, कुछ भी होगा तो वो भी ना करे। वेट बढ़ना एक लिमिट तक ठीक है, बट बहुत ज्यादा अगर वेट बढ़ रहा है देन मस्ट ऑब्जर्व फॉर पॉलीहाइड्रोमिनियाज, और लाइक कुछ विकृति है क्या, एनोमली है क्या, वो भी आप जरूर मॉनिटर करते रहिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं परिचर्या, कुछ ये करना। हम लोग इसमें कोल्ड कॉम्प्रेस और हॉट कॉम्प्रेस भी करवा सकते हैं, जिसके साथ हम पादाभ्यंग भी करवा सकते हैं। पादाभ्यंग के साथ और हॉट और कोल्ड कॉम्प्रेस जैसे आप व्यत्यासात करते हैं ना, यानी पैरों को ठंडे पानी में या गर्म पानी में डुबो कर रखना, इसके साथ हल्कापन महसूस होता है, एक प्रकार से स्फूर्ति आती है, नींद भी अच्छी आती है, जो भी स्ट्रेस फैक्टर है वो भी रिलीज हो जाता है। तो ये भी आप इसमें क्रिया कर सकते हैं। इसमें लाइक हम अवगाहन के रूप में, जैसे मैंने कल भी बताया कि दशमूत का घोल अवगाहन के रूप में, परिचय के रूप में करें, तो यहाँ पर हम लोग गोक्षूर पुनर्नवा का काढ़ा अवगाहन के लिए दे सकते हैं, जिसके साथ भी कुछ सूजन वगैरह भी कम होगी। बाकी अभी इंटरनल मेडिसिन की बात करते हैं तो गोक्षूर पुनर्नवा और बला, इन तीनों का काढ़ा भी बनवा सकते हैं। लाइक बट कहीं ना कहीं जैसे कि हाइपरटेंशन के कई सारे कारण हैं, इसमें हीमोग्लोबिन कम हुआ या एनीमिया होगा पेशेंट में, तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा से ज्यादा तो सिद्धक क्षीर कल्पना का प्रयोग किया है। जैसे मानो आपने लाइक 1-1 टीस्पून या 5-5 ग्राम तीनों को लिया, यानी पुनर्नवा, गोक्षुर और बला, तीनों को लेकर इसको दूध में पकाकर अच्छे से इसको औटार कर दीजिएगा, ये बेस्ट रहेगा। इसका ये जो मूत्रल कार्य भी होगा, यहाँ पे ना हमें सूजन कम करने के लिए बहुत तीव्र रूप के कार्य करने वाले कोई भी मूत्रल विरेचक या डायबिटिक्स द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना है। हम लोगों को धीरे धीरे ही उसको रिड्यूस करना है, इन्फ्लामेशन को, सूजन को। तो इसीलिए पुनर्नवा मंडूर, धात्री, अवलेह हम लोग दे सकते हैं। इसमें आपको पाचक का प्रयोग करना है तो माउस मेदो पाचक का प्रयोग करिएगा। पाचक का प्रयोग हम ज्यादा नहीं करेंगे, लाइक पाचक सभी ज्यादा तिक्त कषाय रस के होते हैं, और गर्भावस्था में हमें लाइक मधुर और स्निग्ध ऐसे ही गुणों का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए स्निग्ध, मधुर, जीवनीय टाइप के द्रव्यों का प्रयोग ही करे तो बेटर रहता है। इसीलिए तिक्त कषाय का प्रयोग उतना हम लोग नहीं करवाएंगे। ठीक है, पुनर्नवाष्टक काढ़ा इसमें अच्छा काम करेगा। इसमें गुरुची वटी दे सकते हैं, गुरुची टैबलेट जैसे मैं बताती हूँ वो भी हम लोग इसमें देते हैं। दूसरा इसके लिए बेस्ट है, पेशेंट को पसंद होगा तो जैसे गन्ने का जूस, गन्ने का रस, गन्ने का रस इज द बेस्ट मेडिसिन ही कहिए इसको। ये बहुत अच्छे से यकृत के इम्प्रूवमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी बढ़ाता है, और ये इस स्थिति में, मूत्र विकारों में ये एक प्रकार से रेचन करने के लिए भी काम मदद करता है। सूजन कम करने के लिए भी गन्ने का जूस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कामला जैसे व्याधि में जहां पर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, वहां पर हम लोग इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें पेटेंट फेवरेट है तृण पंचमूल कषाय, बेस्ट काम करेगा। तृण पंचमूल के जो भी आपको द्रव्य, या ऐसे तो रेडीमेड ही मिल जाता है तृण पंचमूल कषाय का, आप वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बेस्ट मेडिसिन है, या जिसका बहुत अच्छे से प्रयोग या उपयोग भी हमें हो जाता है। तृण पंचमूल का कषाय अगर हम लोग इसमें दे देते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पुनर्नवा, गोक्षूर, मंडूर, धात्री और परिचर्या को मेंटेन रखना और मॉनिटर करना, ब्लड प्रेशर को, इसको, ये सारा ही इसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके सिवा बहुत ज्यादा कुछ मेडिसिन की जरूरत तो नहीं है। आप बाकी सारे हेतुओं के ऊपर भी काम करिएगा, और मॉनिटर करना ये तो ज्यादा बेस्ट ही रहेगा। वरुणादि कषाय भी आप दे सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी चल सकती है, 5 दिन के लिए दीजिएगा, और फिर वरुणादि कषाय दीजिएगा। यानी हम लोगों ने पहले दिया माउस में 2 पाचक, फिर हम लोग जाएंगे पुनर्नवा गोक्षुर का काढ़ा, और पुनर्नवा मंडूर भी ऐड करवाइएगा या धात्री लोह ऐड करवाइएगा, फिर वरुणादि कषाय। इससे काम आपका चल जाएगा। और बीच में अगर आपको लगता है पेशेंट में बर्निंग पिक्चुरेशन वगैरह है, तो फिर उसके हिसाब से मुक्ता पिष्टी, गुलकंद है, अश्वगंधा शतावरी का काढ़ा हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो ये हमारे पेटेंट होते ही है,
प्रभाकर का भी काम होगा इसमें, जो ओवरऑल एक प्रेशर को कम करेगी, हाइपरटेंशन में भी काम होगा इसका, तो वो अच्छा रहेगा इसमें। मेरे हिसाब से इतने से काम हो जाता है, बाकी कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं हो जाती है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि किस रूप से आपके भी कुछ इसमें ये होंगे, तो बताइए विकास सर, बताइए। यस डॉक्टर विकास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम पहले तो ये कि मैंने उसके लिए रजिस्टर कर लिया गर्भ संचार के लिए, वो मैंने जीपे से यूज कर लिया था क्योंकि Yes, उसमें अकाउंट से हो नहीं रहा था। ओके, इट्स ओके। हाँ, और इसमें मैंने ज्यादा केसेस तो करे नहीं इतने कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्टिंग में हूँ और एक ठीक है सीनियर के ठीक है। अंडर में ही वर्क कर रहा हूँ। लेकिन आपने मुझे ये काफी अच्छा बताया। ये पैरों के मतलब जो नॉर्मल जो जैसे गांव वगैरह में होता है, तो पैरों के नीचे तकिया वगैरह आपने बता दिया, ये पादात्मक करवा दिया। हॉट एंड कोल्ड में जो आपने बताया है मैम, मैंने सुना है कि जैसे कुछ ऋतु के अनुसार होना चाहिए, पहले हॉट होना चाहिए, पहले कोल्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ है, या फिर एंडिंग हॉट से होनी चाहिए, कोल्ड होनी चाहिए नहीं, ये? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है सर, एक्चुअली तो जैसे पेशेंट की प्रकृति है उसके हिसाब से भी हम लोग चूज कर सकते हैं। लाइक पित्त प्रकृति है तो पहले ठंडे से करवाइए, कफ प्रकृति है तो पहले गर्म से करवाइएगा, है ना। ओके। और मैम खत्म करने पे भी ऐसा कुछ होता है कि इस पे खत्म करना है कि फिर इस पे खत्म करना है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे कभी। चलता और है ना, क्योंकि हम लोग जैसे निरु अनुवासन कर जैसे रखते हैं, पहले अनुवासन देते हैं ताकि, तो पहले इसमें मुझे लगता है ना गर्म पानी से साफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अकुमुलेशन है फ्लूइड का, तो इसके लिए तो गर्म पानी ही ठीक रहेगा। तो गर्म पानी से शुरू करें और गर्म पानी से ही बंद करेंगे तो बेस्ट है। अच्छा, गर्म पानी शुरू कर, गर्म पानी मैम ये कितनी हाँ, साइकिल्स कर सकते हैं एक बार में, एक सेशन में? गरम ठंडा कितनी बार हो सकता है? जैसे गुनगुना पानी है तो ठंडा होने तक करिएगा, 15 से 20 मिनट तक सफिशियंट हो जाता है। अच्छा, नहीं मतलब जैसे 15 मिनट, मतलब ये एक सेशन 15 मिनट का ही रखे? पूरा एक सेशन दोनों मिला के, ठंडा गर्म मिला के 15 से 20 मिनट का समय ठीक हो जाता है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगेगा समय, है ना। ओके ओके। हाँ, इसमें अमृतारिष्ट भी दिया जा सकता है, आपको लगे तो शोफ में ना। ओके। ये एक्चुअली ना सभी संहिताकारों ने शोफ थोड़ा होना कॉमन भी होता है, बट बस उसको मॉनिटर करते रहिएगा। लास्ट ट्राइमेस्टर में ना 7वें से 9वें महीने में तो शोफ सभी में होता है, सभी में होता है। इट्स नॉट रिलेटेड विथ लाइक टॉक्सिमिया से भी रिलेटेड नहीं होता है, कई बार सूजन तो थोड़ी आती ही है ड्यू टू इंक्रीज वेट, और जिसकी हाइट कम है तो वो हिसाब से ना पेट भी बड़ा दिखता है तो सूजन भी ज्यादा आती है, तो वो भी एक रहता है ना, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैम ये जो है हाँ, टॉक्सेमिया, इसको एलोपैथी में जनरली वो इस तरह से देखते हैं कि आपका ब्लड जो है इम्प्योर हो गया, इस तरह से देखते हैं शायद। ब्लड इम्प्योर नहीं, हाँ लाइक उसमें प्रोटीन या एल्ब्यूमिन वगैरह टाइप का कुछ कुछ बढ़ गया है, और लोड आ रहा है किडनीज पे, लोड आ रहा, हृदय पे लोड आ गया है, ऐसे सोचते हैं वो लोग। तो मैम इसमें क्या हमने जो हम लोग देखते हैं कि आपने जैसे मांस पाचक जो है मेद पाचक बताया है, तो इसमें हम्म रक्त पाचक फिर यू क्यूज रक्त पाचक रक्त या पाचक फिर? तो हाइपरटेंशन में हाँ सब दे सकते हैं, लाइक रक्त पाचक हाइपरटेंशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना, अच्छा। जैसे रक्त धातु की इन्वॉल्वमेंट। वैसे तो गर्भजन्य विषमयता में मैंने कल भी बताया था कि कई सारे स्रोतस भी इन्वॉल्व होते हैं, रस रक्त है, मनोवा स्रोतस इन्वॉल्व होता है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है गर्भजन्य विषमयता में। तो मनोवा स्रोतस का मैंने काफी बता दिया था कल ना कि मनोवा स्रोतस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें वो आश्वासित करना ये सारा भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। तो आप मैम इसमें फिर आप डोसेज क्या देंगे? नॉर्मल में तो वो होता है कि आप देते हैं 250 इस तरह से देते हैं, या फिर मैक्स 500 अडल्ट में हो जाता है पाचक में, तो एक टाइम में 2 BD देते हैं, तो एक टाइम में 500 mg वगैरह जैसे दें। इसमें आप जब डोसेज एक एक कम दे करनी देंगे, एक पड़ेगी? एक देते हैं सर, एक एक देंगे इसमें ना। अच्छा। हाँ, तो 250 mg रखेंगे या फिर 125 mg रखेंगे एक एक बार? 125 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम की। ओके, 125 यस, mg। और इसमें मांसानुमासिक जो पथ्य कल्पना या जो कषाय बताए गए ना, काढ़े बताए गए ना, उसको भी हम लोग देंगे। और गर्भोपघातकर भाव जो है, एक्टिविटीज जो भी है उसको रिड्यूस करना, वो सारी बातें हमने कल भी डिस्कस की थी ना, वो सारा तो करना ही है।
और इसमें मैम जैसे आपने पुनर्वा बोक्सुर और बला का जो ये बताया है पूरा मिक्स मिक्स करके बनाने हम्म के लिए, इसकी हम्म मतलब दिन में कितने टाइम ले सकते हैं और कितनी मात्रा हो सकती सर है? 2 बार दीजिएगा, 2 बार। और मैम कितना डोसेज रह सकता है इसमें? सर इसका ना मतलब वन, एक एक कप 2 बार दीजिए, जैसे उसको पसंद होगा ना दूध, इसके हिसाब से 1 गिलास तक दे सकते हैं। 2 गिलास, 2 से 3 गिलास दूध मिनिमम या मैक्सिमम हम लोग देंगे तो बेस्ट रहता है ना इसमें, लाइक। तो वो तो ठीक है। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग कल एक दूसरे संभाषण में डिस्कस कर रहे थे कि ज्यादातर जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनमें रुक्षता वगैरह काफी बढ़ने लगती है, स्पेशली जो कार्डियो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उनका हार्ट पे जो इलास्टिसिटी वगैरह कम हो रही है क्योंकि स्टिफनेस बढ़ जाती है वात हम्म प्रकोप से। तो जैसे जो यंग जो लोग पीपल है या 20s में या फिर अर्ली 30s में है, वो हम्म जैसे है ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मतलब हैवी चीज, मतलब योग वगैरह से उनका कुछ उनको मतलब फील नहीं आती कुछ, ये ना उनका उस पे थोड़ा सा जाता है। तो हम्म मसल बिल्डिंग के लिए उनको क्या सजेस्ट किया जाए, जैसे जो आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह हैं जैसे हम्म है, तो उनके लिए क्या सजेशन है मसल बिल्डिंग के लिए? मसल बिल्डिंग के लिए आयुर्वेद के हिसाब से पूछ रहे हैं आप? हाँ मैम। तो इसमें तो सर काफी सारा कुछ है, इसमें भी हम लोग ये भी मतलब सारा इतना नहीं यूज कि कर वेट सकते हैं। वेट बहुत ज्यादा गेन, मतलब मसल बिल्डिंग इस तरह से कि मतलब कि उनका थोड़ा सा ट्रिम जरूर है, मतलब जैसे हाँ, कि मांस बहुत धातु होता है। का सहनन बढ़े, मांस धातु का सहनन बढ़े, मतलब वजन हाँ नहीं बढ़ाना है आपको ना। हाँ हाँ, मांस का मतलब मसल बढ़े, मांस का, स्ट्रेंथ हो उनमें, स्ट्रेंथ हो। हाँ हाँ, तो मसल इसके की लिए, स्ट्रेंथ, हाँ। हाँ तो इसके लिए क्या क्या उन्हें सजेस्ट किया जाए, मतलब उनकी दिनचर्या में किस तरह से उनसे बोला जाए कि भाई आप इस तरह की एक्सरसाइज करें कि जनरली आपकी मसल बिल्डिंग, क्योंकि वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करेंगे जाके, अगर उनसे नहीं कर कुछ बोला जाए तो क्या रनिंग उनके लिए अच्छा रहेगा, या फिर ये कि उनसे, क्योंकि ज्यादातर लोग जैसे अगर वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उसमें तो उनको रुक्षता वगैरह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नहीं 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 सर, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिनको वजन बढ़ा, मतलब मांस धातु की सहनता को बढ़ाना है ना, उसमें उसको उनको आहार में तो चाहिए पोषक पदार्थ, नहीं तो फिर क्या होगा ना, उनका ये कम हो जाएगा। मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, उनका ना सर, उनको ना डाइट में चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ, तो नहीं तो उनका ये कम हो जाएगा, वो ओके। थकान आ जाएगी ना उनको, सहन नहीं हो पाएगा वो हम्म हम्म। करके। इसलिए तो उनको ये, और उसके साथ साथ मूसली पाक बेस्ट है इसमें, या मूसली फ्लेक्स मिल जाते हैं ना, उसको दूध में सवेरे सवेरे वो ले ले। फिर अश्वगंधा शतावरी है, गोखरू है, लाइक वो भी हम लोग इसका गोक्षुर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट ग्रोथ के लिए तो अश्वगंधा, सफेद मूसली और शतावरी जो मसल बूस्ट के लिए बहुत अच्छा है। तीनों अगर लेते हैं तो दूसरा कुछ लेने की मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसमें एक और है अश्वगंधारिष्ट या अश्वगंधादि लेह आता है, उसके रिजल्ट मैंने अच्छे पाए हैं। अश्वगंधा अश्वगंधारिष्ट, मैम क्या? अश्वगंधादि लेहम। अच्छा, अश्वगंधादि लेहम। इसका मैडम जनरली आप कितना डोसेस करती हैं, कहती हैं अश्वगंधी लेहम का? हाँ, मैम डोसेज क्या रहता है इसका, अश्वगंधादि लेहम का? मतलब आप अश्वगंधादि का लोग, हाँ तो ये मैम कैसे, कितना? सर 2 टीस्पून ले सकते हैं हम लोग ना, अश्वगंधा लेहम 1 से 2 टीस्पून ले सकते हैं। ओके। अब अनुपान क्या रहेगा इसका? अनुपान गोश नजर। उष्ण जल। और मैम जनरली ये हम जिनसे पुराने टाइम पे तो ये होता था कि जैसे वो जो अखाड़ा वगैरह टाइप का होता था, उसमें वो लोग हम्म पहले अपना पूरा क्या करते थे, अंगों पे वो अपना तेल वेल लगा लेते थे। तो ये जनरली जिम वगैरह में तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि वो कपड़े वगैरह पूरा पूरा पहन के करते हैं, या हम्म थोड़ा जो भी है, तो इनके लिए क्या बोला जाए कि भाई किस तरह से करेगी, मतलब तेल वो मतलब घी वगैरह इंटरनली वगैरह लें, किस तरह से क्या करें, या खाने बॉडी में पे घी, लगाना ही पड़ेगा? खाने में घी। मतलब बॉडी में लगाना घी, अगर खाने में ले रहे हैं तो बॉडी में लगाना जरूरी है क्या, सर मतलब उसके तेल बिना वगैरह? तो लाइक ना, जैसे देखिए व्यायाम व्यायाम या
कोई भी, मैं इसके ऊपर एक अलग से सेशन भी लूंगी। लाइक अभी तो हम लोग इसमें ये कर रहे हैं। लाइक देखिए, व्यायाम के आप कोई भी व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम का अलग अलग रूप से मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो अभ्यंग बहुत ज्यादा है। हमने अभ्यंग को लेकर भी चर्चा की थी। और जैसे बच्चों में हम लोग अभ्यंग करवाते हैं ना, तो इसके साथ ही उनका वजन बढ़ता है, या एक प्रकार से बिल्डिंग या लाइक स्ट्रेंथ आती है ना मांस धातु में। तो उसी के रूप में सोचिए ना। लाइक यहाँ पर भी तो जरूरी है, जो भी वेट लिफ्टिंग करने वाले हैं इनको करना चाहिए। अभी जो बाकी मॉडर्न सोसाइटी में तो अभ्यंग तेल लगाना नहीं होता है, बट शायद आपने जो बाकी जैसे दंगल जैसी फिल्म देखी होगी जिसमें भी वो सारा उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। एक्चुअली वो भी आप सब देखिए, दूध पीना है, वो मतलब जो प्रोटीन वाला डाइट है, जो जो लोग मांसाहारी नहीं खा सकते उसमें अनाज दालों का सेवन जितना हो सके, फिर खीर है, और लाइक दूध के आइटम्स है, घृत है, मक्खन है, और फिर गोंद है, वो सारा जो हम लोग पौष्टिक मानते हैं। डेली खजूर, केला बेस्ट है वेट गेन में, मसल बिल्डिंग में केले से बढ़िया फ्रूट तो कोई भी नहीं है। मैम एक्चुअली में वो ये करते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे फैटी लोग हैं वो ये कहेंगे कि हमारा वेट तो हमें करना है कम, लेकिन मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। यस यस। तो वेट कम करना है तो उनको जैसे केला वगैरह है तो वो तो वेट उनका कम होने नहीं देगा अगर हम उनको ये सब देंगे तो। नहीं नहीं सर, नहीं होता, नहीं होता है। अभी देखिए वेट का कैसा है ना, पैटर्न रहता है। अभी कफ प्रकृति के लोग हैं और वो मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उनमें थोड़ा सावधानी होगी। बट वात पित्त में के मैं लोग हैं कफज की बात कर रहा हूँ, कफज की, क्योंकि यंग में जनरली कफज होता ही है और उनमें कफज वाले में ही मेन है कि उनको कफज मेन में प्रॉब्लम कैसा है उन्हीं को सर, आती वेट है। गेन की टेंडेंसी रहता है ना, तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा, उनको इतना एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। उतना एक्सरसाइज भी करेंगे तो मेंटेन रहेगा, मतलब पोषण भी रहेगा, और उतना वो वेस्ट भी करे, मतलब उतना वो एक्सर्ट भी करे, उतना वो लूज भी करे। लूज इन द सेंस कैसे कि टोन बढ़ाने के लिए डेली वो व्यायाम करे, तो उनका सहनन अच्छा रहेगा कफ का। नहीं तो फिर जो मांस बढ़ा है उसका कन्वर्जन मेद में हो जाएगा फिर धीरे धीरे। अगर उन्होंने कंटिन्यूटी में व्यायाम को कंटिन्यू की नहीं किया और सिर्फ वो पोषक पदार्थ खाते रहे, तो फिर वेट बढ़ने की चांसेस होते हैं। बट अगर आप खा भी रहे और उसको उतना आप ये भी कर रहे, डाइजेस्ट भी कर रहे, उसके साथ आप व्यायाम की कर रहे, व्यायाम का भी प्रकार होता है। अब जैसे आप समझते हैं कि 6 पैक 7 पैक्स वाले जो लोग होते हैं ना, वो विशिष्ट प्रकार से मसल को जहां पर भी लाइक हाथ के आर्म के मसल को ये करना है तो उसके वहां पे वो अलग टाइप के मूवमेंट्स करवाते हैं लेग्स के मसल के लिए, तो वो सारा भी उसमें आएगा। तो वो सारी बातें भी होती है। एवरेजली इसमें लाइक आप मसल की बिल्ड की बात करें तो आज के जमाने में ये फैशन के रूप में ये सारा चलता है। बट मैंने देखा है जैसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कुछ रिलेटिव्स वगैरह भी जिम जाते हैं ना, उनको डेली उतना लगता ही है, नहीं तो वो थक जाते हैं। उनका उल्टा मैंने ये देखा है कि उनको बहुत फूड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो 2-3 घंटे बाद उनको कुछ लगता ही है, क्योंकि यंग एज की बात कर रहे तो। और मैंने मेरे हिसाब से जो मैंने देखे उनमें इतना वेट तो गेन हुआ नहीं है, as they are exercising also in that way, तो उनको उतना लगता ही है। मैम एक्चुअली में चर्चा ये हो रही थी हम लोग के ग्रुप में कि जो एक वेटेज काफी वेटी पर्सन थे, करीब 50s में थे, उनका मतलब 50 एज जो थी, लेकिन उनको क्या था वो 2-3 घंटे तक जिम कर रहे थे तो उनको स्टिफनेस बढ़ रही थी। तो डिस्कशन ये हो रहा था कि स्टिफनेस बढ़ने से हार्ट वगैरह पे, जैसे राजू श्रीवास्तव की डेथ हो गई थी, ये सब हो गया था, तो इस वजह से ये हो रहा था कि स्टिफनेस बढ़ रही है इस पे। तो वो नॉर्मली वो फिर आपने जैसे ये बता दिया कि ये जो मूसली पाक वगैरह है ये सब दे तो इससे स्टिफनेस तो कम ही हो जाएगी, फिर उसमें ये टेंशन तो नहीं रहेगी इस चीज की कि ये है। नहीं तब सर, नहीं। मूसली एक्चुअली ना, मूसली अश्वगंधा और शतावरी ये मसल टोन के लिए ही बेस्ट है। ओके। और आपको ऐसे लग रहा होगा तो फिर मतलब प्रोपोर्शन कहीं गलत हो रहा होगा, है ना। ओके। अगर वैसे वेट बढ़ रहा है, आपको लगता है कि मैं ये खा रहा हाँ हूँ और हाँ, वेट तो बढ़ वेट रहा है, बढ़ने तो की बात आ प्रोपोर्शन जाती है। कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन को कम करेंगे। मैं एक अलग से इसके ऊपर ना सेशन लेती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे से आता है मांस धातु के बारे में बोलना। और एक्चुअली मेरे सारे सेशन भी है धातु को लेकर ना, यूट्यूब पर है, मांस सभी धातु मैंने पढ़ाया है उसमें। मैंने नॉर्मल धातु और फिर विकृति फिजियोलॉजी वो सारा भी एड ऑन किया वाला है। तो आप जरूर आप उसको मतलब देखिएगा। और फिर हम लोग अभी आपने जैसे बताया कि मांस धातु का आपको सहनन ही केवल बढ़ाना है, तो उसको कैसे हम लोग बरकरार रख सकते हैं। मैम रनिंग से क्या थोड़ा सा उनका टोनिंग वगैरह अच्छी आएगी? रनिंग को हम बोल सकते हैं कि अच्छा रहेगा उनका, थोड़ी सी मसल्स वगैरह ठीक रहेंगे रनिंग के यस लिए? सर, रनिंग से भी होता है, ब्रिस्क वॉकिंग से भी होता है, अलग अलग मुझे लगता है ना। जैसे
हर आदमी को एक्सरसाइज का पैटर्न अपने दोष प्रकृति के हिसाब से रखना चाहिए। मैं प्रकृति में वो भी पढ़ाती हूँ, और जैसे अभी हमारी किताब भी आ रही है ना लाइक ओबेसिटी की, उसमें भी मैंने वही दिया है। मैंने योगा के साथ एक प्लान दिया है कि आप योगा, प्राणायाम, आसन सभी का ना अलग अलग रूप से उसका आप ये करिएगा, प्लान करिएगा कि आज मैंने 10 मिनट का प्राणायाम किया, फिर 10 मिनट का योगा, फिर 10 मिनट का मैं और कुछ वर्कआउट करूंगा। तो ये 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का आपका जो शेड्यूल होगा ना, उसमें आप अलग अलग रूप से समाविष्ट करिए। एक ही जो पैटर्न है वो मत करिएगा। और जिम का तो आजकल मेरे हिसाब से जिम के तो मैंने कई सारे हादसे भी देखे जा रहे हैं, तो आई डोंट तो नो। उसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो जो हाँ, जिम ज्यादा करते हैं उनको हम ये बोले कि भाई आप इस तरह का खाना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन वो तेल लगाने को मना कर देते हैं, मतलब अभ्यंग मुंह मना कर देते हैं। मैं वही बोल रही थी कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, वो तेल नहीं लगाते, बाकी जिम कराते हैं, तो वो स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है सर जिम के। अगर आपने कभी देखा होगा तो जिम छोड़ने के बाद ना वो लोगों की हालत बेकार दिखती हाँ, वो प्रॉब्लम और है। ज्यादा आ जाती है। यस, तो इसीलिए मैं तो जिम के मैं अपोजिट नहीं हूँ, बट ना जिम में भी आपको जो भी वर्कआउट करने ना, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर डोसा पैटर्न, अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, सो इट विल बी बेनिफिशियल। नहीं तो फिर कुछ ये नहीं है, मतलब नहीं है ऐसे, है ना? समझ रहे हैं ना आप बात और को मैम कि एक्चुअली में एक व्यायाम का बात भी और है, पैटर्न होता है, उसी एक पैटर्न में बात व्यायाम और है। करना चाहिए। वो आजकल क्या हो रहा है, आईटी जो कंपनीज हैं वो अपने वहीं ऑफिस में ही जिम रखती हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं कि दोपहर को जो लंच हुआ इसे 1 बजे के आसपास, तो 4 बजे वो चले जाते हैं जिम वगैरह। तो हम्म। वहां पर जिम वगैरह करते, कोई 3 बजे चला जाता है, कोई 10 बजे चला जाता है, ऐसे ऐसे अपनी टाइम गलत सर गलत वो तो टाइम पे कल्चर जाते बहुत हैं। ही गलत है, गलत गलत टाइप का ही सारा कुछ हो रहा है, वो तो बहुत ही गलत है मॉडर्न सोसाइटी में। तो हमारे यहाँ तो फैशन ऐसा है कि लोग वॉकिंग पाथ पर जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, सवेरे जाते हैं 2-3 घंटे उधर ही, तो आते आते नाश्ता करके आते हैं, वो भी बाहर का नाश्ता। वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाहर का नाश्ता करके घर आते हैं। अभी हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट इट्स रियली रॉन्ग। मैम मतलब अच्छी जनरली बात ये है जैसे कि वो जा रहे हैवी, हैं, बट अगर बुरी हमने बात बहुत ये है कि हैवी, वो आते आते ऐसे कुछ करके आते हैं ना, खाना पान बाहर का सब कुछ, की फिर क्या मतलब हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मैम जनरली हम जो हैवी वेट लिफ्टिंग या मतलब कुछ हैवी चीज कर रहे हैं अपना मसल्स डेवलप करने के लिए, तो उसके पहले और उसके बाद में कितना गैप होना चाहिए खाने के लिए? खाने के लिए हाँ, पहले और बाद में। जाने के, हाँ, सवेरे एक्चुअली जिम जाने के पहले आपको केला, खजूर वगैरह कुछ खाकर जाए तो बेटर है। 20-25 मिनट का गैप हो खाइए, और फिर 20 मिनट के बाद आप एक्सरसाइज करिएगा। नहीं तो फिर सांस फूलती है ना सर, उसको थोड़ा आमाशय में तो मतलब अच्छे से उसको थोड़ा नीचे जाने दीजिए ना, थोड़ा सा तो भी। और फिर बाद में आधा घंटे के बाद, एटलीस्ट हाफ आवर। मतलब हाफ आवर के बाद हम ले सकते हैं उसका। यस यस ओके। यस। और मैम ओके। अगर रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी उसमें यही चीज आ जाएगी ना, हाफ आवर पहले और हाफ आवर? यस, सभी में आ जाए, सभी में आ जाएगी, कोई इसमें मतलब ये भी नहीं है, तो उतना होना ही चाहिए। मैम एक चीज और पूछनी थी। एक फिस्टुला में सजेस्ट किया था सर ने कि सूरन की सब्जी होती है जो बोलते हैं सूरनकंद आता जिमीकंद। है, सूरनकंद, उसका जी। वटक भी, सूरन का मोदक या वटक भी मिलता है ना मार्केट में रेडीमेड। अच्छा, तो हाँ, मैम इसका क्या, ये कैसे वर्क करता है मैडम एक्चुअली में इसके लिए? सूरन सूरन जो कंद है ना, वो भेदन काम करता है सर। भेदन विधन और का? कटु उष्ण तीक्ष्ण गुण का होता है ना, तो भेदन के साथ जो भी एक प्रकार से मांस या वहां पे जो भी जम गया है ना, वो भेदन करेगा, इसके लिए उसको दिया दिया जाता है सूरन। एक्चुअली सिस्टोन मतलब जो सिस्टाइटिस है या जहाँ पे गांठें बनी है, अश्मरी है, उसमें अच्छा काम करेगा, अश्मरी के पेशेंट्स। अश्वरी। तो मैम क्या जो लेडीज में सिस्ट होती है उसमें भी ये यूज होगा क्या? हो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत मैम नहीं, जनरली सिस्टाइटिस जो। मैं जनरली में एक जिसको मैंने सजेस्ट किया था वो बैचलर है, तो उनके यहाँ मेड आती है बनाने के लिए। हम्म तो उन्होंने हम्म। बनाया था, तो उसमें क्या उनको थोड़ा सा गले में लग रहा था एक्चुअली में ये। तो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ होता है क्या थोड़ा सा ये इसका कुछ जैसा भी कुछ है क्या ऐसा? ये तीव्र होता है, ये उग्र होता है सर, उग्र होता है। उग्र उग्र। यानी वो मतलब गले में थोड़ा खराश या खसखस ऐसे जैसे लगता है उसके साथ, तो इसके इसके लिए साथ। क्या मैम क्या कर सकते हैं इसके लिए ये कुछ? उसकी तीव्रता को हम लोग काम ऐसे करा सकते हैं कि थोड़ा पानी, गर्म पानी के साथ बाद में, और फिर या गार्गल्स कर ले। वैसे कुछ कुछ जो वनस्पति सब्जियां होती, तो वो आपने मतलब खाने में ऐसे लिया था क्या सूरन को? नहीं, मैंने एक किसी को सजेस्ट किया था, एक मित्र हाँ को हाँ, आया जो ध्यान है। में मेरे। तो हाँ। उसको हम लोग ना लाइक उसको बनाने के तरीके में थोड़ा सा मीठा ऐसे कुछ डालकर उसको बना ले, जैसे कुछ करेले की सब्जी में हम लोग ये डालते हैं ना, इमली वगैरह डालकर उसको हम्म। हम्म। खट्टा मीठा बनाते हैं, उस टाइप में हाँ। इसको बना लेते हैं तो व्यंजन के रूप में। तो वो गले में कुछ ऐसे ये नहीं पैदा करेगा,
फिर गले में मैम आराम लगेगा। ये सप्ताह में मैडम कितने दिन सजेस्ट करा जाए जिनको फिस्टुला की प्रॉब्लम रहती है? 2 से 3 दिन सर सफिशिएंट है, 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन। यस ठीक है, फिर आज के लिए रुकिए क्या, मैंने वैसे मैम एक मैंने आपको मैसेज फॉरवर्ड करा है एक्चुअली में, ये अरविंद सर उनके जंदागनी सर के बीच में थोड़ा उन्होंने ये अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करा था, अच्छा क्योंकि वो मराठी में था, तो उसमें ठीक है क्या था कि वो एक बार आप देख लीजिए ठीक क्योंकि है, मुझे मैंने वो देखा समझ में नहीं नहीं आज, आया। थोड़ा मैं हाँ, बिजी थी इसलिए आप मैंने बाद ठीक से में देखा नहीं, देख देखती लीजिएगा। हूँ। ठीक है मैं देखती इससे हूँ। ओके, ठीक है थैंक यू मैम। यस यस, जैसे अभी थोड़ा लेट हो गया था बट मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो भी कुछ कल का कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देते हैं, फिर अगले अभी मंडे को तो हमारा स्पेशल सेशन होगा, लाइक वो इसका था ना, प्लान किया था ना हमने सूक्ष्म औषधि को लेकर वाला हाँ एक्सपर्ट का, हाँ वो है, वो बहुत ही हाँ, एक्सक्लूसिव है। आप जल्दी ज्वाइन करिएगा, मतलब टाइम पे, जैसे गर्दी होने वाली है ऐसे लग रहा है। ठीक है ओके मैम, ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं मंडे पे। थैंक यू मैम।